नमस्कार साथियों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इंस्ट्रक्टर पे। और आज हम चैनल पे जो करने वाले हैं दैट इज बीएसटीसी के प्रैक्टिस सेट। जैसा कि चैनल पे बच्चों की डिमांड आ रही थी अपकमिंग जो एग्जाम्स है उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाए। लाइक जैसे अभी हाल ही में बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है, रिसेंटली एलडीसी में होने वाला है, तो वी विल ट्राई कि एग्जाम में जैसे एग्जैक्ट क्वेश्चंस आता है, पहले पहले तो हम यही करेंगे कि एग्जाम में जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम का एग्जैक्ट जो पेपर है उसको करेंगे। तो ये बीएसटीसी का आज हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम देखेंगे 2015 से लेके 2025 तक अभी तक जितने भी बीएसटीसी में जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनका सबका एक बढ़िया निचोड़ है। एग्जैक्ट आप देख पाओगे, आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में हमको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। और जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बोलूंगा कि इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट जो वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम बीएसटीसी 2026 को लेके हमने टारगेट किए। इस चीज के क्वेश्चंस देखेंगे हम। और पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, क्वेश्चन डले हुए हैं 151 से। तो ये एग्जैक्टली आपके इंग्लिश में जो जिस ऑर्डर पे आया होगा, ठीक है, वहां से जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ देखते हैं, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग फोर ऑल्टरनेटिव द करेक्ट वर्जन ऑफ अंडरलाइन सेंटेंस। ठीक है, इस सेंटेंस का करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको बताना है। ओनली 10 बॉयज ही हैड कॉल्ड, तो आपको बताना है ये सही होगा। फर्स्ट, ओनली 10 बॉयज हैड ही कॉल्ड होगा, 10 ओनली बॉयज ही कॉल्ड होगा। 10 ओनली नहीं होता तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इजिली एलिमिनेट। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, हैड बीन आएगा तो हैड बीन के साथ में क्या आनी चाहिए, आईएनजी आएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और हैड के साथ में बीइंग का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी ओनली 10 बॉयज हैड ही कॉल्ड। ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है तो इसको हम इंग्लिश में एक चीज बोलते हैं, दैट इज इन्वर्जन। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको क्या बोला जाता है, इन्वर्जन बोला जाता है, जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। ऑल्दो द सेंटेंस इज नॉट इंट्रोगेटिव, हालांकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, फिर भी आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया है। कि यहाँ 10 ओनली बॉयज नहीं बोला जाता, ओनली 10 बॉयज जो होता है वो सही होता है, जो कि आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। यहाँ क्या गलती है कि हैड के साथ में बीन तो आता है, लेकिन हैड बीन के साथ में क्या आना चाहिए, आईएनजी आना चाहिए, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ जो है हेड के साथ में बीइंग नहीं आता। बीइंग आप देखते हो पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, और यूजुअली प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इज बीइंग, आर बीइंग, वर बीइंग, वाज बीइंग, इस तरीके से लिखा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, एज ए हाउसवाइफ मधु वॉज वेरी स्किलफुल एट कुकिंग चाइनीज फूड। ठीक है, तो इसका आपको इम्प्रूव्ड वर्जन बताना है यहाँ पे इस सेंटेंस का। अगेन द क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एज ए हाउसवाइफ मधु वॉज वेरी स्किलफुल इन कुकिंग चाइनीज फूड। तो यहाँ पे ये प्रिपोजिशन का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए करेक्ट क्या होगा। आपको पता होना चाहिए स्किलफुल के साथ में क्या आएगा। स्किलफुल क्या आता है, एट आता है, जैसे गुड एट आता है। ठीक है, गुड एट समथिंग। तो सिमिलरली यहाँ आपको यही देखना है कि स्किलफुल के साथ में इन नहीं आएगा, स्किलफुल के साथ में एट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, स्किलफुल फॉर कुकिंग चाइनीज फूड नहीं होगा, स्किलफुल एट, एट विल बी द राइट आंसर, है ना। एंड एज अ हाउसवाइफ मधु वॉज वेरी स्किलफुल ऑफ। ठीक है, और यहाँ हमने देखा है स्किलफुल इन। तो आप जब ऑप्शंस को देखोगे आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि ये किसका क्वेश्चन है। आप हमेशा देख रहे हो स्किलफुल ऑफ यूज कर रहा है, इन यूज कर रहा है, ऑन यूज कर रहा है, बट स्किलफुल के साथ में क्या आना चाहिए, एट आना चाहिए, दैट इज। तो सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यंग मेजर वॉज द चीफेस्ट सस्पेक्ट इन दिस केस। तो बोलते हैं द यंग मेजर वॉज द चीफेस्ट सस्पेक्ट नहीं होता है, चीफ सस्पेक्ट होता है। चीफ वर्ड का मतलब क्या होता है, चीफ वर्ड का मतलब क्या हो गया, चीफ वर्ड का मतलब हो गया मुख्य, और सस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, संदिग्ध हो गया। तो बोलता है द यंग मेजर वाज द चीफ सस्पेक्ट इन दिस केस, नॉट चीफेस्ट। ठीक है, चीफ सही होगा, द यंग मेजर वाज द चीफेस्ट, वाज द चीफ सस्पेक्ट इन दिस केस, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द मोस्ट चीफ,
द मोस्ट चीफ ऐसा नहीं होगा, द यंग बॉय वॉज द ओनली चीफेस्ट इस तरीके से भी नहीं बनाया जाएगा, एंड द यंग मेजर वॉज बट द ओनली इस तरीके का भी सेंटेंस क्या है, गलत है। तो आपको ध्यान रखना है इस वर्ड का मतलब क्या है, चीफ का मतलब मुख्य हो गया, द यंग मेजर वॉज द चीफ सस्पेक्ट इन दिस केस, चीफ का मतलब किससे हो गया, मेन या मुख्य से हो गया। और अभी तक हमने जो सेंटेंसेस देखे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के थे कि किस तरीके से हम सेंटेंस को इंप्रूव करेंगे, कि इसमें किस टाइप का एरर है, एरर होगा उस एरर को डिटेक्ट करके हमको उसका इंप्रूव पार्ट लिखना पड़ेगा, जैसा कि हमने अभी तक देखा है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, और चीजें समझ में आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें, वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है हम हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन आ गए, वोकैब के क्वेश्चन है। चूज द ऑल्टरनेटिव दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। अब क्लोजेस्ट इन मीनिंग का कहने का मतलब क्या है, ये हमसे क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है। इट इज आस्किंग फॉर द सिनोनिम, और सिनोनिम किसका, टू द वन गिवन एट द टॉप। डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी का क्या मतलब हुआ, कोई भी चीज जो है वो क्या करता है, डिपॉजिट करता है इन टर्म ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो डिपॉजिटरी जैसा वर्ड क्या है, इनहेरिटरी वर्ड नहीं है, वर्ड नहीं है, पैटर्न पैटर्न नहीं है, इट विल बी ट्रस्टी। ये दोनों क्या हो जाएगा, डिपॉजिटरी या फिर ट्रस्टी बोल दो, ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या एक ऐसा पार्ट हो गया जो क्या करती है, फाइनेंस को, फाइनेंशियल चीजों को क्या करती है, सेव करती है, रखती है अपने पास में। एंड पैटर्न, ये तो वर्ड है आपके पास में, पैटर्न वर्ड का मतलब होता है संरक्षक। ठीक है, कोई चीज को प्रोटेक्ट जो करता है या गार्ड करता है उसको बोला जाता है। तो राइट आंसर विल बी ट्रस्टी। ट्रस्टी किसका सिनोनिम है, डिपॉजिटरी का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके पास में विंडिकेट। अब विंडिकेट का क्या मतलब होता है आपको बताना है, और ये वही क्वेश्चन है ना, आप पीछे देखोगे क्वेश्चन पे तो यहाँ लिखा हुआ है 154 और 155 दोनों किसके हैं, क्लोजेस्ट इन मीनिंग। क्लोजेस्ट इन मीनिंग कहने का मतलब क्या हुआ, इसका क्या चाहिए आपको, सिनोनिम। तो आपको देखना होगा विंडिकेट वर्ड का मतलब क्या होता है। विंडिकेट कहने का मतलब है किसी चीज के लिए आर्ग्यू करना कि दैट इज राइट या व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, तो किसी चीज को जस्टिफाई करना हम बोल सकते हैं इसको। जस्टिफाई करने का भी मतलब क्या हुआ, कोई चीज सही है या गलत है उस चीज को बताना। सो विंडिकेट का जो करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, इट विल बी जस्टिफाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो दो क्वेश्चन आने वाले हैं 156 एंड 157, ये जो आपके हैं, चूज द ऑल्टरनेटिव दैट इज मोस्ट ओपोजिट इन द मीनिंग। सिमिलर इन मीनिंग नहीं, ओपोजिट इन मीनिंग। इट मींस ये क्या पूछ रहा है आपको, जो गिवन वर्ड्स है उसके एंटोनिम्स पूछ रहा है। द वर्ड गिवन एट द टॉप। तो कंसीडरेबल, देखो ये वर्ड है ना कंसीडरेबल, ये तो वैसे भी आप क्या करते हो, बहुत जगह काम में लेते हो। जैसे आपको अगर आइडिया होगा, मैंने आपको फ्यू और अ फ्यू का कॉन्सेप्ट सिखाया है, लिटिल या अ लिटिल का कॉन्सेप्ट सिखाया है, तो मैंने बोला फ्यू और लिटिल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये तो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इनसफिशिएंट नंबर्स के लिए, इनसफिशिएंट कमोडिटीज के लिए यूज किया जाता है, इनसफिशिएंट क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ तो मैंने बोला था इनसफिशिएंट, जबकि यहाँ बोला जाता हूँ कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या है, कंसीडरेबल अमाउंट है, कंसीडरेबल नंबर है। कंसीडरेबल मतलब जिसको कंसीडर किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट विल बी द राइट आंसर। इनएडिक्वेट का मतलब हुआ इनसफिशिएंट, अपर्याप्त जो होगा उसको हम क्या नहीं करते, कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनकंसिडरेबल या कंसीडरेबल का क्या मतलब हुआ, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज है। मतलब इट मींस समथिंग इज एम्पल, सफिशिएंट, इनफ। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, इनसफिशिएंट हो जाएगा। और एडिक्वेट करके भी एक वर्ड होता है, एडिक्वेट का मतलब क्या हुआ, प्रचुर, काफी, ज्यादा, सफिशिएंट, इनफ। आई होप आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 157 अगेन आपको क्या देखना है, इनफ्लेक्सिबल का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम करने का मतलब ओपोजिट इन मीनिंग। तो आप देखोगे ये तो तीनों वर्ड जो है ये ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं, सॉफ्ट है, टेंडर है एंड ओबीडियंट, ये बिल्कुल एक जैसे वर्ड है। सो राइट आंसर विल बी यील्डिंग। इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ, इनफ्लेक्सिबल का मतलब हुआ जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिजिड बोल सकते हैं या फिर स्टिफ बोल सकते हैं। स्टिफ, स्टिफ का मतलब भी क्या हो गया, हार्ड हो गया, जो जिसको मोड़ा नहीं जा सकता, जिसको फ्लेक्सिबल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको अनयील्डिंग भी बोल सकते हैं। तो यील्डिंग विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यील्डिंग का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज है जो कि क्या है, फ्लेक्सिबल है, जिसको हम
आसानी से मोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर। अब आपको क्या करना है, यू हैव गिवन ए सेंटेंस और आपको उस सेंटेंस में देखना है किस पार्ट में एरर है। उसी सेंटेंस के पार्ट को यहाँ ऑप्शंस में कन्वर्ट किया हुआ है। लाइक सेंटेंस है, शी हैज रिमार्केबली काइंडली डिपोजिशन हु विंस हर फ्रेंड्स वेरेवर शी गोज। बोलता है शी हैज अ रिमार्केबली काइंड डिपोजिशन, है ना। यहाँ काइंडली की जगह क्या होना चाहिए था, रिमार्केबली काइंड डिपोजिशन हु विंस हर फ्रेंड्स वेरेवर शी गोज। सो इस पार्ट में एरर होगा। और व्हाट इज द एरर, काइंड डिपोजिशन बोला जाएगा। काइंड यहाँ क्या है, एक एडजेक्टिव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी सेंटेंस में सब क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। हम टेंसेस देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में इसका जो मेन क्लॉज है वहां प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ आगे भी किसका यूज किया गया है, प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। बाकी सब सही लग रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई डू ऑल द कुकिंग एंड क्लीनिंग। इसमें भी आपको एरर ही ढूंढना है। आई डू ऑल कुकिंग एंड क्लीनिंग एंड बिसाइड दैट आई हेल्प माई हस्बैंड विद हिज होमवर्क। बोलता है मैं सारा कुकिंग और क्लीनिंग का काम करता हूँ, उसके अलावा मैं अपने हस्बैंड की होमवर्क में भी हेल्प करती हूँ, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये दो वर्ड्स होते हैं, आपको देखना है। वन इज बिसाइड जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड अनदर इज बिसाइड्स। इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ। बिसाइड का क्या मतलब होता है, बिसाइड का मतलब होता है पास में, नेक्स्ट टू, बगल में। जबकि बिसाइड्स का क्या मतलब होता है, के अलावा, इन एडिशन टू। आई होप आपको समझ में आया है क्या मैं बोल रहा हूं। ये दो सिमिलर से वर्ड है, वन इज बिसाइड एंड अनदर इज बिसाइड्स। तो क्या कह रहे हैं हम, बिसाइड का क्या मतलब हो गया, बिसाइड का मतलब हो गया किसी के पास में या नेक्स्ट टू। जबकि बिसाइड्स का क्या मतलब होता है, इन एडिशन टू। और यहाँ जो कहा जा रहा है कि मैं कुकिंग और क्लीनिंग के अलावा मेरे हस्बैंड की भी हेल्प करती हूँ, सो देयर शुड बी बिसाइड्स। तो ये एरर है, तो हम मार्क किसको करेंगे, वी विल मार्क ऑप्शन 2। ये दोनों वर्ड्स को देखना, आपको आगे भी आपकी हेल्प करेगी। नो डाउट हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जाम में क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, या फिर ये वर्ड्स आपको कहाँ आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन में आएंगे। इट विल हेल्प यू टू कॉम्प्रिहेंड द राइट मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग। क्या बिसाइड है, क्या बिसाइड्स है, इनका मीनिंग क्या है, कैसे इसको यूज किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि स्पेलिंग से रिलेटेड है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी होगी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। ये इन्फ्लेमेटरी, एक ही वर्ड की क्या लिखी हुई है, अलग अलग स्पेलिंग्स लिखी हुई है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या हुआ, विच इज इजी टू कैच फायर, है ना। इन्फ्लेम हो सके, हाईली इन्फ्लेमेबल लिखा हुआ होता है। आपने देखा होगा रोडों पे जो पेट्रोल के और टैंकर्स जा रहे होते हैं जो सप्लाई के लिए, उनके ऊपर लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल। तो इन्फ्लेमेटरी का क्या मतलब हुआ, जो बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है। करेक्ट जो स्पेलिंग होगी, इट विल बी इन्फ्लेमेटरी, INFLAMMATORY, इन्फ्लेमेटरी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, दैट इज कम्युनिक। कम्युनिक का मतलब भी क्या हुआ, कम्युनिक का मतलब हुआ समथिंग, अ स्टेटमेंट रिलीज बाय एन ऑफिस और पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी राजनीतिक संस्था है या कोई भी जो ऑफिस है, वो कोई चीज रिलीज करता है, वो कोई सूचना रिलीज करता है, उसको कम्युनिक बोलते हैं। कम्युनिकेशन जैसी वर्ड की स्पेलिंग है, बस आपको QUE इस चीज को ध्यान में रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, नहीं, स्पेलिंग के दो क्वेश्चन ही है। फाइंड वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन एट द टॉप। बोला जाता है आपको वन वर्ड्स का यूज करना है, किनके लिए, उन शब्दों के लिए जो यहाँ टॉप पे दे रखे हैं। मतलब कोई चीज है, समथिंग दैट इज लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज। कोई ऐसी चीज है जो बहुत तार्किक है ना, लॉजिकल है एंड वेल ऑर्गेनाइज है, इसको क्या बोलते हैं, कोहेरेंट बोला जाता है। लॉजिकल मतलब क्या हो गया, तार्किक हो गया, एंड वेल ऑर्गेनाइज का मतलब है सुव्यवस्थित या अच्छे से जो व्यवस्थित है। अच्छे से व्यवस्थित होगी वही क्या होगी, वेल ऑर्गेनाइज होगी। उसी को क्या बोलेंगे, लॉजिकल बोलेंगे। इसके लिए एक वर्ड और पूछा जाता है, दैट इज रैशनल। रैशनल, है ना। रैशनल वर्ड का भी मतलब क्या हुआ, समथिंग दैट इज लॉजिकल, तार्किक बोल सकते हैं, ऐसा वर्ड है। और इसी को क्या बोला जाता है, कोहेरेंट बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपको दूसरे वर्ड भी ध्यान रखने हैं, जैसे कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, डेकोरेटिव का क्या मतलब है, रेट्रोटिक का क्या मतलब है, डेलिबरेटली या डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी। डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन वर्ड का मतलब क्या है, विध्वंस करना या विनाश करना। और डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब क्या है, जानबूझकर, है ना, जानबूझकर डिस्ट्रक्शन करना किसका, और या डैमेज करना किसको, ऑफ प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड वैंडलिज्म। वैंडलिज्म का मतलब भी यही हुआ जब आप जानबूझ के किसी चीज को क्षति या नुकसान पहुंचाते हो, ठीक है। और जानबूझने या विलिंगली, जिसको बोल सकते हैं विलिंगली का मतलब हुआ उसकी इच्छा से, ठीक है। डेलिबरेटली या डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड वेंडलिज्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज, ये आपका क्या आ गया है, कॉम्प्रिहेंसिव का पार्ट आ गया है। आपको यहाँ एक छोटा सा पैसेज देखने को मिल रहा होगा, यू हैव टू रीड दैट पैसेज, और उसी के पैसेज के बेसिस पे आपको क्या करना है, यू हैव टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं हम एक बार इसको। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और इस पैसेज के बीच बीच में अगर कोई वर्ड आएंगे, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आएगा सेंटेंस का, जो कि आपको ध्यान में रखना है, तो उस चीज को मैं आपको बता दूंगा। यू कैन सी दैट बंसीलाल ट्रेन वॉज लेट, बंसीलाल की ट्रेन लेट थी, एंड इट रीच्ड मुंबई अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट। और इसी वजह से he reached there a little after midnight, midnight के कुछ समय बाद में ही वो वहां पे पहुंचा है। and it was his first visit to the city। और जब बंसीलाल इस बार घर से निकल रहा है, तो it was his first visit to city, ये उसकी क्या है, पहली विजिट है सिटी की। and he did not know where to go। और सिंस वो पहली बार आया है, तो he didn't know, वो उधर तो गया है बट he didn't know where to go, कि उसे अब कहाँ जाना चाहिए। सो ही थॉट ही वुड गो टू अ कॉल्ट्री। व्हाट कॉल्ट्री मीन्स, कॉल्ट्री एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि किसी इन को बोल सकते हैं या शेल्टर को बोल सकते हैं, जो रुकने का स्थान है, जो रिलेटिवली इकोनॉमिक होता है ना, कम खर्चीला होता है, कम खर्चे में ये रहने का स्थान प्रोवाइड करता है। सो ही थॉट ही वुड गो टू अ कॉल्ट्री वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट, जहां पे उसको रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आर। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे ये कॉल्ट्री जो है, या ये इन जो है, या ये शेल्टर जो है, किस तरीके से उसको ढूंढना है उस मुश्किल घड़ी में। सो ही आस्क्ड द पॉर्टर टू गेट हिम अ चीप रूम। तो इसीलिए उसने किससे पूछा, पॉर्टर से पूछा, कूली से पूछा, टू गेट हिम अ चीप रूम, कि उसको एक क्या दिला दे, सस्ता सा रूम दिला दे। एंड द पॉर्टर सेड दैट इफ बंसीलाल गेव हिम 3 रुपीज ही वुड टेक हिम टू वन। और इसीलिए उस पॉर्टर ने, उस कुली ने उससे कहा कि अगर वो उसे 3 रुपए देगा, तो नो डाउट वो उसको कहाँ लेके जाएगा, एक ऐसी जगह लेके जाएगा जो कि रिलेटिवली क्या है, सस्ता है। बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे। व्हाट वेव हिम अवे, वेव वैसे एक वर्ड है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है माफ कर देना या मना कर देना। जैसे आपने देखा होगा फार्मर्स लोन क्या कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं। वेव करने का मतलब है उनको छोड़ा जा रहा है, उनके लोन्स को क्या किया जा रहा है, माफ किया जा रहा है या छोड़ा जा रहा है। तो बंसीलाल ने एक तरीके से उसको डिनाई कर दिया, एंड वॉकड आउट ऑफ द स्टेशन। एंड ही वॉकड आउट ऑफ द स्टेशन, और वो स्टेशन से बाहर निकल जाता है। एंड ही वेंडेड थ्रू द स्ट्रीट्स। अब जब उसको पता नहीं है वो कहाँ जाना है, उसने उस पॉटर का भी सहारा नहीं लिया, उसे भी पैसे नहीं दिए, तो वो क्या करता है, ही वेंडर्ड आउट इन द स्ट्रीट। बट वेंडर्ड मतलब, वेंडर का मतलब हो गया भटकना या घूमना, ठीक है, बिना प्रयोजन के, बिना किसी एम या उद्देश्य के घूमना, ठीक है। तो ही वेंडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स एंड आस्क्ड अ नंबर ऑफ पीपल। तो इसीलिए वो ऐसे ही गलियों में भटकता रहा, और उसने काफी सारे लोगों से पूछा, बट कुड नॉट फाइंड रूम चीप इनफ फॉर हिम। लेकिन उसको उतना सस्ता रूम नहीं मिला उसके खुद के लिए। सो ही सेट डाउन ऑन द पार्क बेंच टू थिंक ऑफ व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट। और इसीलिए वो क्या हो गया, ही सेट डाउन ऑन अ पार्क बेंच, इसीलिए वो एक पार्क की बेंच पे बैठ जाता है, एंड थिंक ऑफ व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट। और वो सोच रहा होता है कि क्या वो आगे करेगा। यहां से आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, थिंक ऑफ यूज किया जाएगा, थिंक के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, व्हाट ही विल या व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड फेल asleep। और सिंस ही वॉज ट्रैवलिंग, तो वो बहुत ज्यादा थक जाता है, ही वॉज वेरी टायर्ड, बहुत एग्जॉस्टेड हो जाता है, एंड फेल asleep, और उसे नींद आ जाती है कहाँ पे, ऑन द बेंच, उसी पार्क वाली बेंच पे उसे नींद आ जाती है। एंड ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग स्टिफ इन एवरी लिम्ब। और इसीलिए वो अगले सुबह जब उठता है, तो ही फाउंड दैट
he woke up with the next morning stiff in every limb. Stiff in every limb मतलब उसका हर एक जो लिम्ब है, हाथ पैर जो है वो काफी क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, since he traveled along. But he smiled when he realized that it was the cheapest night lodging that he had ever had. तो बोलता है लेकिन ऑल्दो ही वाज हिज लिम्स वर स्टिफ, हालांकि उसके जो पैर है, हाथ पैर है, वो काफी टूट रहे थे, काफी दर्द दे रहे थे, पेन कर रहे थे, बट ही स्माइल, लेकिन वो हंसता है। क्यों? जब उसको ये एहसास होता है, जब ये वो ये रियलाइज करता है दैट इट वाज द चीपेस्ट नाइट्स लॉजिंग, कि ये आज दिन तक की सबसे चीपेस्ट नाइट लॉजिंग थी दैट ही हैड एवर हैड, जो भी उसने आज दिन तक करी है। ठीक है, तो यहाँ से एक ये भी हो गया कि जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री आती है तो आपको कौन से टेंस का यूज करना है, हेड प्लस हेड, मतलब हेड प्लस वर्ब की ये क्या है, थर्ड फॉर्म। आपको कौन से टेंस का यूज करना है, परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ठीक है, अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट परफेक्ट है, अदरवाइज ये पास्ट है तो क्या हो गया, आगे वाला जो क्लॉज है वो किस में आ गया, पास्ट परफेक्ट में आ गया। ये आपका एक छोटा सा एक पैसेज था जिसमें बताया बंसीलाल नाम का एक पर्सन है, he was moving, और जब ट्रेन से उतरा उसको कुछ नहीं पता था, he was searching for a, किसको ढूंढ रहा था, एक इन या शेल्टर को ढूंढ रहा था, पोल्ट्री को ढूंढ रहा था। जिस तरीके से पोल्ट्री बोला जाता है उसी तरीके से पोल्ट्री बोला जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग जो है इन या शेल्टर से है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, और जब उसको चीपेस्ट थिंग नहीं मिली, वो थका आ रहा है, एक बेंच पे बैठ जाता है, वहीं उसको नींद आ जाती है, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब वो उठता है और ही रियलाइज दैट कि आज दिन तक जो भी नाइट लॉजिंग थी उनमें ये सबसे सस्ता है। और इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन है, बंसीलाल इज अ मैन ऑफ, अब आप पूछा जाता है बंसीलाल एक कैसा मैन है। ठीक है, मीजरली नेचर का है, या जेनरियस नेचर का है, या ओनली वन इंसिडेंट हैज बीन मेंशन्ड, तो किस तरीके का पर्सन है। मीजरी तो नहीं है, मीजरली का मतलब क्या हो गया, कंजूस नेचर का है, और जेनरियस का मतलब बहुत दयालु है, या ये बोल रहा है कि केवल एक ही इंसिडेंट बताया, इसके बेसिस पे हम नहीं नहीं बता सकते, या नन ऑफ देम। तो हम बोलेंगे आर करेक्ट आंसर विल बी मीजरली नेचर। मीजरली का मतलब क्या हुआ, कंजूस, या क्लोज फिस्टेड बोल सकते हो, क्लोज फिस्टेड मैन। फिस्ट का मतलब हो गया हथेली हो गया। ठीक है, तो इसको पढ़ के इसके बेसिस पे आपको बताना कि बंसीलाल जो है किस टाइप का पर्सन है, उसका नेचर क्या है। बंसीलाल इज अ मैन ऑफ, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ स्ट्रॉज। ठीक है, सिमिलरली इसको बोला जाएगा बंसीलाल इज अ मैन ऑफ मिजरी नेचर, उसका जो नेचर था, उसका स्वभाव था, वो कैसा था, मिजरली था। ठीक है, बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे। व्हाट डज वेव्ड मीन्स, है ना, कि बोल रहा है बंसीलाल ने उसको क्या कर दिया, वेव्ड हिम अवे एंड ही वेंट आउट ऑफ द स्टेशन, ऐसा बोला गया था। तो वेव्ड का क्या मतलब होता है, वेव का मतलब एग्री तो नहीं हुआ, सहमत तो नहीं हुआ था जब उसने उससे 3 रुपीज मांगे थे, तो अग्री जो हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया। स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड का मतलब भी क्या होता है, डांटना या फटकारना होता है, ऐसा भी नहीं हुआ। क्या हुआ था, वेव का मतलब हो गया रिफ्यूज टू पे। मैंने आपको वैसे बताया फार्मर्स लोन क्या किए जा रहे हैं, वेव किए जा रहे हैं, है ना, माफ किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है इस पैराग्राफ में इसका जो मीनिंग आया है दैट इज रिफ्यूज टू पे। रिफ्यूज टू पे का मतलब क्या हो गया, मना कर दिया। आपको पता होगा ये 2 वर्ड होते हैं ऐसे रिफ्यूज, ये रिफ्यूज का मतलब तो क्या हो गया, मना करना, और ये रिफ्यूज का क्या मतलब हो गया, रिफ्यूज का मतलब हो गया शरण लेना, टू टेक शेल्टर और टू टेक हार्बर। ठीक है, और इसी रिफ्यूज से क्या बनता है, रिफ्यूजी बनता है। तो करेक्ट आंसर विल बी रिफ्यूज टू पे। इस सेंटेंस में वेव्ड वर्ड का या वेव अवे वर्ड का क्या मीनिंग है, इट मींस टू रिफ्यूज टू पे। ये पैसेज पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाता है। एंड ही वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग स्टिफ इन एवरी लिम्ब, जब वो सुबह अगली सुबह उठता है, कहाँ, जब वो पार्क में बैठा हुआ था, पार्क में उसे नींद आ जाती, पार्क की बेंच पे ही, नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठता है, ही फाउंड दैट ही फाउंड स्टिफ इन एवरी लिम्ब। तो व्हाट डज स्टिफ इन लिम्ब का मतलब क्या हुआ, लिम्ब मैंने वो कहने का मतलब क्या हुआ, शरीर के ही किसी भाग को क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। जैसे ऑर्गन्स बोला जाता है आंतरिक पार्ट को, वैसे ही हाथ पैरों को हम क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। तो यहाँ क्या मतलब हो गया, स्टिफ इन लिम्ब रेफर्स टू, तो क्या हो गया, टायर्ड इसका मतलब हो गया, या सिक इसका मतलब हो गया। तो टायर्ड तो नहीं होगा, टायर्ड के लिए टायर्ड वर्ड लिखा हुआ था, सिक बीमार है ऐसा नहीं है। फेल्ट या फील एज इफ हिज बोन्स वर ब्रोकन, इतना पेन हो रहा था कि मानो या जैसे। ये एज इफ जब भी आता है, एज इफ कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ, मानो या जैसे। उसकी हड्डियां ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन उसने कैसा फील किया, एज इफ हिज बोन्स वर ब्रोकन, जैसे कि मानो उसकी हड्डियां जो है बिल्कुल क्या हो गई है, टूट गई है। तो दिस
या थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो वर्ड है स्टिफ इन लिम्ब, इसका क्या मतलब हो गया? ही फेल्ट एज इफ हिज बोन्स वर ब्रोकन। हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड फेल अस्लीप ऑन द बेंच। विच वर्ड इन द सेंटेंस टेल यू, है ना? अब आपको बता रहे इस सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कॉमा में है, विच वर्ड इन द सेंटेंस टेल यू दैट बंसीलाल हैड नॉट प्लान टू स्लीप। कौन सा ऐसा शब्द है जो ये बता रहा था कि वो सोना, वहां पर सोना उसने प्लान नहीं किया था? तो फेल अस्लीप, टायर्ड, ये ओन नहीं है, इट इज ऑन द बेंच। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से आपको बताना कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको ये बता रहा है कि बंसीलाल हैज नॉट प्लान टू स्लिप इन द पार्क और ऑन द पार्क बेंच। तो ये जो वर्ब है, ही फेल अस्लीप, और उसे नींद आ गई, नींद आ गई, है ना? वो सोया नहीं, उसे नींद आ गई, इसका मतलब है ही वाज नॉट प्लान टू स्लीप देयर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आप इस चीज को एंजॉय कर रहे हो। आपको यहाँ जो चीजें बताई जा रही, क्वेश्चन क्वेश्चन की जो चीजें वो तो बताई जा रही है, उसके साथ में आपको एडिशनल भी बताया जा रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम से आप किसी भी चीज को लेके कंफ्यूज नहीं रहे और उसका अच्छे से यूज कर पाए, है ना, एग्जाम में। चूज फ्रॉम द फोर ऑल्टरनेटिव द वर्ड विच बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। ऐसे वर्ड को यूज करना है जो इसको कंप्लीट करे इस सेंटेंस को। ठीक है, तो वाइस चांसलर्स fill in the blanks answer led to an outcry from the student। मतलब वाइस चांसलर का कुछ ऐसा आंसर था जिसकी वजह से क्या हुआ, इट लेड टू एन आउटक्राई, शोर मच गया किसके अंदर, इन द स्टूडेंट, फ्रॉम द स्टूडेंट। तो किस कैसा कैसा आंसर रहा होगा? अनकंट्रोल, प्रोसेसिव, अनजस्टिफाइड और इवेसिव। तो करेक्ट आंसर विल बी इवेसिव आंसर। द वाइस आंसर इवेसिव आंसर। इवेसिव आंसर का क्या मतलब हुआ? इवेसिव एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ट्राइंग टू अवॉइड समथिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट बोल सकते हो, उसने कुछ ऐसा आंसर करने की कोशिश करी वाइस चांसलर ने जो कि किसी चीज को क्या कर रहा था, अवॉइड कर रहा था या किसी चीज को टाल रहा था। ठीक है, किसी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द वाइस चांसलर्स इवेसिव आंसर। इवेसिव आंसर ही होगा जो क्या करेगा, इट लेड टू एन आउटक्राई फ्रॉम द स्टूडेंट। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो शोर मचाने लग गए, या शोर मचाने लगे, ये बोलने लगे कि हम उस चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको उसको फेस करना। की तरफ ये है नो वन कुड अंडरस्टैंड फिल इन द ब्लैंक। अब इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, तो आप क्या देखते हैं, नो वन कुड अंडरस्टैंड और उसके बाद में सब में वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वर्ड जो है ये क्वेश्चन वाला क्यों नहीं है? ठीक है, ये वर्ड जो है ये क्या काम कर रहा है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। और बाद वाला जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये कंजंक्शन के बाद में जो क्लॉज आता है दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इंट्रोगेटिव में नहीं होगा, सिंस मैंने बताया ये इंट्रोगेटिव नहीं है, तो यहाँ इंट्रोगेटिव पैटर्न को सबसे पहले हटा देते हैं। जैसे व्हाट के बाद में ये डिड आया है तो ये नहीं होगा, सिंस द सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, क्लॉज जो है वो इंट्रोगेटिव नहीं है। और सेम चीज यहाँ है कि व्हाट वाज, ये दोनों ऑप्शन तो कहीं क्या हो गए, गलत हो गए। तो अपन हम इनमें से चूज कर सकते हैं दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही डिड से या व्हाट ही वाज सेइंग। तो हम बोलते हैं ये भी गलत हो गया, डिड के साथ से नहीं बोलते हैं, या तो अपन को क्या बोलना होता है, एफर्मेटिव में क्या बोलना होता है, पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव में हम डिड प्लस वी1 का यूज नहीं करते, इंस्टेड ऑफ दैट सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इनकरेक्ट विल बी व्हाट ही वाज सेइंग। आप, आई होप आपको समझ में आया है कि ये स्ट्रक्चर्स होते हैं व्हाट डिड शी से, लेकिन ये तो व्हाट डिड शी से, ये तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, जबकि हमको पता है व्हाट कंजंक्शन का काम कर रहा है और ये क्या आएगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा, इसीलिए हमने ये दो को एलिमिनेट कर दिया। इसको हमने देखा कि डिड से नहीं लिखा जाता, इसकी जगह क्या लिखा जाता है, सैड लिखा जाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी दिस फोर्थ वन, what he was saying। No one could understand what he was saying and in the attack the enemy were completely wiped out। ठीक है, ये वाइप आउट एक फ्रेजल वर्ब भी होती है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली उनको भगा देना या वहां से खदेड़ देना। इन द अटैक द एनिमी वर कंप्लीटली वाइप्ड आउट। ठीक है, ये वाइप आउट क्या हो जाएगी, फ्रेजल वर्ब हो जाएगी। और इस तरीके से हमने उन 20 क्वेश्चंस को किया है जो एक्चुअल में एग्जाम में आए हैं। दीज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। आपको एग्जाम का बिल्कुल आइडिया लगा किस तरीके से, किस प्रकार के एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके की हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें और चैनल पर लाए तो सब्सक्राइब करें। इसमें जो वीडियो में
क्वेश्चन कराते समय जो भी आपको हिंट बताए गए हैं, जो भी आपको टॉपिक के बारे में बताया गया है, वो यू कैन गेट द प्लेलिस्ट, है ना, पूरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, उसमें आप एडजेक्टिव, नाउन है, प्रोनाउन है, उनसे रिलेटेड सारे वर्ब है, उनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।